हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ उसका जो सिलेबस है ये सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं, ये कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए काम आ सकता है। जैसे कि एमबीए के लिए लोग कैट एग्जाम लिखते हैं और ग्रुप्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम लिखते हैं लोग, और यूपीएससी का जो आईएएस आईपीएस सिविल एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जाम होता है, उसके लिए भी ये इस्तेमाल में आ सकता है। यानी हर जहाँ पे भी मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, जैसे कि एप्टीट्यूड और एमएनसी कंपनीज में जनरल के लिए जो एप्टीट्यूड होता है उसके लिए भी ये मैथमेटिक्स वहाँ पे भी ये काम आ सकती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ रियल नंबर से। तो रियल नंबर बताने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में हम रियल नंबर समझ सकेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स है जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं बोला कितने बॉल्स है, मैं बोला 1 बॉल, 2 बॉल्स, 3 बॉल्स, 4 बॉल्स। तो जो भी नंबर हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है नेचुरल नंबर। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1 और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए 1 2 3 सो ऑन। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, ये कहीं तक भी जाएगा, करोड़ तक, अरब तक, कहीं तक जाएगा। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, उसके बाद आता है 2 3 4 लेकर। इसमें कोई फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होते, जैसे कि 2.5 3.4 ऐसे नंबर्स नहीं होते, सिर्फ काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 लाइक ऐसे ही नंबर्स होते हैं। तो इन लोगों को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा होल नंबर्स के बारे में। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है सेट, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो n होता है 1 2 3 सो ऑन, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए आइए हम होल नंबर्स की तरफ आते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स के साथ अगर जीरो भी इंक्लूड कर दें, यानी नेचुरल नंबर के साथ हम ये जीरो भी इंक्लूड कर दें, तो ये बन जाएगा होल नंबर सेट, होल नंबर्स का सेट। तो सबसे छोटा होल नंबर होता है 0, उसके बाद 1 2 3। देखिए नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 ये सारे होल नंबर्स हैं, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स में 0 को छोड़कर सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। और होल नंबर्स में 0 को छोड़कर सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर्स की तरफ। रेशनल नंबर अगर कोई भी नंबर जो पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जिसको हम पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी भी इंटीजर होता है और क्यू भी इंटीजर होता है, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फॉर्म में अगर हम कोई नंबर को लिख सकते हैं तो उस नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। एग्जांपल 3/4 -1/2 4 -2 एक्सेट्रा। यहां देखिए 3/4 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, तो ये हो गया पी वाई के फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। देखिए -1/2 -1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। तो देखिए ये 2 भी इंटीजर है, तो इसको हम कह सकते हैं रेशनल नंबर। उसके बाद देखिए 4, हम 4 को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 4 = 4/1 पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे p हो गया 4 और q हो गया 1, तो इसको भी हम पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 भी हो गया आपका रेशनल नंबर। -2 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -2/1, इसको हम पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी इंटीजर हो चुका है, ये भी इंटीजर हो चुका है। तो जो भी नंबर हम पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं वो है रेशनल नंबर। तो सुनिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा।
क्या यहाँ पे इंटीजर का नाम सुनते ही आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर ये इंटीजर क्या है। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर आपको इंटीजर बताता हूँ। तो देखिए जो इंटीजर्स होते हैं देखिए अगर होल नंबर सेट के साथ होल नंबर्स के साथ अगर हम नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड कर दें, अगर होल नंबर्स के साथ हम नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड कर दें तो ये बन जाएगा आपका इंटीजर का सेट, ये बन जाएगा आपका इंटीजर का सेट। तो देखिए जो भी इंटीजर्स 0 से ज्यादा होते हैं, जो भी इंटीजर्स 0 से ज्यादा होते हैं यानी राइट मतलब 0 से ज्यादा, तो जो भी इंटीजर्स 0 से ज्यादा होते हैं हम उन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो भी इंटीजर्स 0 से कम होते हैं हम उन्हें कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, हम उन्हें कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जो भी इंटीजर्स 0 से ज्यादा होते हैं हम उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जो भी इंटीजर्स 0 से कम होते हैं हम उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। यानी यहाँ पे कोई भी इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता, जैसे कि 2.5, 3.5, 3.54 ऐसे फॉर्म में इंटीजर्स नहीं हो सकता। इंटीजर्स काउंटिंग नंबर के फॉर्म में हो सकता है, या तो नेगेटिव काउंटिंग नंबर जैसे -1, -2, -3, या पॉजिटिव काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, और 0 भी कोई इंटीजर सेट में आता है। ओके, तो वो हो गया इंटीजर। तो आइए फिर हम रेशनल नंबर की तरफ आते हैं। तो रेशनल नंबर वो नंबर है जो p के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p भी इंटीजर होता है और q भी इंटीजर होता है। तो देखिए यहाँ पे 3/4 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, -1/2 -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, p के फॉर्म लिख सकते हैं, p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मैं एक नंबर लिखूंगा यहाँ पे 4/0, यहाँ पे a भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है सर? इसको हम p फॉर्म लिख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। नहीं, मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन बताया था कि नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में अगर नीचे वाला 0 हो तो ये नंबर होता है नॉट डिफाइंड, ये नंबर डिफाइंड नहीं होता है। कोई भी फ्रैक्शन में अगर नीचे वाला अगर 0 यानी डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो ये नंबर डिफाइंड नहीं होता है, तो इसको हम नॉट डिफाइंड करते हैं। इसलिए यहाँ मैंने रिस्ट्रिक्शन कर दी थी कि यहाँ पे p और q दोनों भी इंटीजर्स है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये नंबर डिफाइंड नहीं होगा। उसलिए कोई भी नंबर जो p के फॉर्म में लिख सकते हैं, p भी इंटीजर होता है और q भी इंटीजर, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, तो तभी इस नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ओके, तो आइए सर ये 4 - 2 तो इंटीजर्स में आते हैं, तो ये रेशनल नंबर कैसे हो गए? तो चलिए आइए मैं बताता हूं। हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, यानी p के फॉर्म में लिख चुके हैं, p भी इंटीजर है, q भी नॉन जीरो इंटीजर है, तो उसमें हम 4 को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम जाएंगे -2। सर -2 भी इंटीजर होता है, तो ये रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो देखिए -2 = -2/1, हम -2 के तरह से लिख सकते हैं -2/1, तो -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये p के फॉर्म में आ चुका है ना, तो -2 भी एक रेशनल नंबर हो चुका है। तो दैट इज, तो ये सारे जो कोई भी नंबर जो जिसको हम p के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p भी इंटीजर होता है और q भी इंटीजर होता है, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम कह सकते हैं रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर यानी जो भी नंबर हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में, नाम नहीं यहाँ पे रेशियो है। ओके, so that is rational number. Okay, so next we move forward towards the irrational number. नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा इरेशनल नंबर के बारे में। तो देखिए इरेशनल नंबर, इससे पहले मैंने समझाया था कि रेशनल नंबर यानी जो भी नंबर p by q फॉर्म में ले सकते हैं, जिसमें p भी इंटीजर होता है, q भी इंटीजर होता है, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। अगर कोई भी नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ताकि p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है और q 0 नहीं है, ओके, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो p by q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता,
जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं इरेशनल नंबर। एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक्सेट्रा, और भी नहीं। कोई भी नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसके बारे में डिटेल्स में मैं आगे समझाऊंगा। आगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, वहां पे मैं आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में पूरी तफसील से बयान करूंगा, यानी पूरा डिटेल्स में बताऊंगा आपको। तो अब मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताऊंगा। सर आपने रियल नंबर शुरू किया, पर रियल नंबर है क्या? आपने सारे नंबर के बारे में तो बता दिया, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, पर ये रियल नंबर है क्या सर? देखिए, रियल नंबर या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। रियल नंबर का मीनिंग है रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर कैन बी रेशनल और इरेशनल, तो कोई भी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर को रियल नंबर कहते हैं। तो दैट इज द रियल नंबर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। दैट इज, नाउ नेक्स्ट we will move towards terminating decimal. We will move towards terminating decimal. Terminating decimal. तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल मतलब कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखते हैं 3.125, 45.2 या जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम डेसिमल्स कहते हैं। तो देखिए कोई भी डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद अगर अपन नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, अगर कोई भी डेसिमल नंबर जिसमें हम डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां पे देखिए 2.5 डेसिमल पॉइंट के बाद हम काउंट कर सकते हैं, हां एक ही डिजिट है। यहां पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। Every terminating decimal is a rational number. Every terminating decimal is a rational number. तो चलिए मैं आपको एक प्रूफ बताऊंगा इसका। एग्जांपल ये देख लीजिए 2.5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? कोई भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए पहले इसको सारा नंबर लिख दीजिए विदाउट डेसिमल पॉइंट। पहले पूरा नंबर लिख दीजिए आप विदाउट डेसिमल पॉइंट, डिवाइडेड बाय डिवाइडिंग लाइन। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? सिर्फ 1 है। पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट होता है तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं तो 100 लिखिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते हैं तो 1000, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होता है तो 10000। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग सिर्फ 10 लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमको ये पूरा नंबर लिखना पड़ेगा विदाउट डेसिमल पॉइंट, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, तो हमको 10 लिखना चाहिए। अब देखिए ये बन चुका है 25/10, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 5 के वैल्यू से। तो देखिए 5 × 5 25, 5 × 10, ये और कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता ही नहीं और 2 और 5 किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है और ये p/q के फॉर्म में हो चुका है, तो ये रेशनल नंबर बन चुका है। ये क्या बन चुका है? रेशनल, क्योंकि ये p/q फॉर्म में आ चुका है। तो कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में आता है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर, दैट इज। सो नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नाम नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये एक ऐसा डेसिमल होता है ये एक ऐसा डेसिमल होता है जिसमें हम डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं काउंट कर ही नहीं सकते। ये एक ऐसा डेसिमल होता है जिसमें हम डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं हम काउंट कर ही नहीं सकते। इसे नाम है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के बारे में। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता क्या है? ये तो जैसे होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो देखिए एग्जांपल 4 पॉइंट तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हम काउंट कर ही नहीं सकते। लेकिन यहां की स्पेशलिटी देखिए, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो फिर से समझाऊंगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट या एक ग्रुप ऑफ डिजिट क्या होता है रिपीट होता है और कब तक रिपीट होगा हमको मालूम नहीं। ओके, तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो देखिए 4.575757 ये कब तक रिपीट होगा मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है कि पॉइंट के बाद एक ऐसा ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है जो रिपीट हो रहा है, यानी एक ऐसा ब्लॉक ऑफ डिजिट जिसमें डिजिट्स है 5 और 7, इसमें दो डिजिट्स है 5 और 7। तो ऐसा ब्लॉक ऑफ डिजिट है इसमें डिजिट्स है 5 और 7 जो रिपीट होता ही जा रहा है और कब तक होगा हमको नहीं मालूम। तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और ये सेकंड एग्जांपल 3.4571171717। तो देखिए यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट के बाद यहां देखिए ये जो ब्लॉक है 71 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स 71 जिसमें दो डिजिट्स है 7 और 1 ये रिपीट होता ही जा रहा है 71711717। तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है काउंट तो कर ही नहीं सकते हम, और पॉइंट के बाद यहां पे एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है जो रिपीट होता ही जा रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो आइए इसको और एक फॉर्म में बताऊंगा। यहां पे देखिए 4.575757। तो पॉइंट के बाद एक ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है और वो ब्लॉक में दो डिजिट्स है 57 ये रिपीट होता ही जा रहा है। तो देखिए यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं 4 पॉइंट जो ब्लॉक है आपको इस तरह से लिखना चाहिए, उसमें एक बार करना ये जो ब्लॉक है रिपीट होता ही रहा 57575757, इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यहां पे देखिए 3.45 ये 717171। यहां पे एक ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है, इसमें पॉइंट के बाद एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है 71 जो रिपीट हो रहा है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3.4571 को हम बार कर देना चाहिए क्योंकि ये 71 ऐसा ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है। ओके, सो दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो आइए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो जैसे कि नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हम काउंट नहीं कर सकते, और नॉन रिकरिंग तो पॉइंट के बाद ना कोई भी ऐसा डिजिट ना होता है ना कोई भी ऐसा ब्लॉक ऑफ डिजिट होता है जो रिपीट होता है, उसे इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। एग्जांपल 3.712315671723। देखिए यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट से काउंट नहीं कर सकते, खैर ये तो छोड़िए, तो डेफिनेशन में आ चुका है, और ना ही कोई ऐसा डिजिट है ना ही ऐसा कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। चलिए मैं एक स्टेटमेंट समझाऊंगा आपके, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल यानी रिकरिंग डेसिमल is a rational number। इसे मैं आपको प्रूफ करूंगा एक एग्जांपल लेकर। चलिए
तो हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि हर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल रेशनल नंबर होता है। इसे हमको प्रूफ करना है। हर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल क्या होता है? रेशनल नंबर। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 4.37 बार ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल। देखिए 4 के बाद एक ब्लॉक ऑफ डिजिट से इसमें डिजिट से 3 और 7 और ये रिपीट होता ही जा रहा है, ये ब्लॉक रिपीट होता ही जा रहा है। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल। तो आइए इसको रेशनल नंबर में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरह से लिखिए, लेट x = 4.37 बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x = 4.37 37 37 so on। ये डालना जरूरी है क्योंकि ये कब तक जाएगा हमको खुद नहीं मालूम, ये कब तक रिपीट होगा हमको खुद नहीं मालूम क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग। इसे इक्वेशन 1 रख दीजिए आप। अब देखिए यहां पे एक क्या पाइन के बाद कोई ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है? क्या पाइन के बाद कोई ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई डिजिट ही नहीं है तो पाइन के बाद जो रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए पाइन के बाद ऐसा कोई डिजिट ही नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहां पे क्या कर दीजिए 0। अगर हो रहा है तो ठीक है लिख दीजिए कितने डिजिट है, कितने डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो लिख दीजिए। अब पाइन के बाद जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है, जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो उसमें कितने डिजिट्स हैं? 2। पाइन के बाद जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है उसमें कितने डिजिट्स हैं काउंट कीजिए। तो यहां पे कितने हैं? 2। तो यहां पे लिख दीजिए 2। 0 + 2 कितना होगा? 2। सबसे और एक बार मैं समझाऊं, देखिए यहां पे देखिए पाइन के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। पाइन के बाद ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं 0 लिखता हूं। और पाइन के बाद जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है उसमें कितने डिजिट्स हैं? देखिए जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है उसमें 2 डिजिट है, 2। इन दोनों को ऐड कीजिए हम पाएंगे 2। सो अब इस इक्वेशन 1 को हम 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 10 पावर 2 से यानी 100 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10 raised to the power of 2, that is 10 power 2, that is 100। तो हम पाएंगे कि 100 into x, we will get 100x is equal to। तो देखिए कोई भी डेसिमल नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी डेसिमल पॉइंट होता है वो 2 डिजिट के बाद ट्रांसफर हो जाता है। अगर कोई भी डेसिमल नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे कि यहां पे देख सकते हैं 4 के बाद डेसिमल पॉइंट, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1 2 यहां पे आ जाता है डेसिमल पॉइंट। ठीक है 437 437.37 37 तो 1 इस तरह से ये होता है आपका इक्वेशन 2। ये होता है आपका इक्वेशन 2। अब क्या करना चाहिए हमको? इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। हमको इस तरह से लिखना चाहिए कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहां पे देखिए जो फ्रॉम के बाद का होता है हमको पहले लिखना चाहिए, ऊपर लिखना चाहिए। जो फ्रॉम से पहले होता है हमको नीचे लिखना चाहिए। तो फ्रॉम के बाद का इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है यहां पे 100x is equal to 437.37 37 37 so on। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? x is equal to 4.37 37 37 so on। अब ये माइनस कर दीजिए, माइनस। अगर कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है वैल्यू का तो ये 1, तो 100 - 1 क्या होता है 99। x is equal to, तो देखिए पॉइंट ये सारे 0 होते हैं, 0 0 0 0 0 0 ये तो सारे 0 होते हैं। यहां पे देखिए पॉइंट से पहले 7 - 4 3, ये 3 का 3 ये होता है 4। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 99x is equal to 433, क्योंकि पॉइंट के बाद सारे डिजिट 0 ही है। पॉइंट के बाद सारे डिजिट 0 है तो ये इनसिग्निफिकेंट है, कोई उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस तरह से लिख सकते हैं 433 को। अब x is equal to 433, ये 99 यहां पे मल्टीप्लाई हो चुका है तो वहां जाकर वो डिवाइड हो जाता है।
तो 433/99। तो अब देखते हैं किसी नंबर से कैंसिल होता है या नहीं। देखेंगे क्या 3 से कैंसिल होता है? नहीं। 4 + 3 7 + 3 10 नहीं होगा। 7 से नहीं 11 से नहीं होगा। 11 3 33 10 नहीं होगा। तो ये होगा विभेद फॉर्म में। Therefore 4.37 bar is equal to 433/99। ये हो गया विभेद फॉर्म। तो ये हो गया रैशनल। तो मैंने प्रूफ किया कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर कैसे होता है। तो चलिए मैं और एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो चलिए मैं और एक एग्जांपल बताऊंगा कि हर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है। तो मैं और एक एग्जांपल लेके प्रूफ करूंगा। तो चलिए तो और एक एग्जांपल मैं लूंगा 3.456 बार। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं 3.456 बार। यहां पे जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है इसमें एक ही डिजिट है 6। यहां पे जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है इसमें एक ही डिजिट है 6। ये 6 6 6 कैसे भी जाएगा। तो चलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट x = इसको ऐसा लिख सकते हैं, x = 3.456666 so on। अब ये 6 कब तक रिपीट होगा हमने नहीं मालूम। तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। सो इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए आप। नो लीजिए। अब देखिए यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट से जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट से जो रिपीट नहीं हो रहे हैं 1 ये 4 का रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो पॉइंट के बाद यहां पे 2 डिजिट से जो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो यहां पे लिख दीजिए। और पॉइंट के बाद जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है उसमें कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट। पॉइंट के बाद जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है उसमें एक ही डिजिट है तो यहां पे लिख दीजिए ये बात। तो 2 + 1 क्या होगा? तो सबसे पहले इसको हम 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे। 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10³ that is 1000। 10 × 3 = 1000। ठीक है 1000 x = जब कोई भी डेसिमल नंबर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी डेसिमल पॉइंट होता है वो 3 डिजिट के बाद ट्रांसफर होगा। अगर कोई भी डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद ट्रांसफर होगा। देखिए ये पॉइंट यहां पे इसको हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ये इधर आएगा 1 2 3 यहां पे आएगा। तो इस तरह से लिखिए 3 4 5 6.666 so on। इस तरह से इधर आएगा। इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं। अब देखिए यहां, अब यहां पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट से जो रिपीट नहीं हो रहे हैं 2 डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट से जो रिपीट नहीं हो रहे हैं 2 डिजिट है। तो इसको हम 10² से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10² that is 100। ये 2 कैसा आएगा? तो देखना चाहिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट से जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो 4 5 2 ही डिजिट है उसमें हम 10² से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो जब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा अपने को 100x = अगर कोई भी डेसिमल नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट होगा वो 2 डिजिट के बाद ट्रांसफर होगा। तो ये इस तरह से बनेगा 345.6661 दैट इज इक्वेशन 3। अब हमको इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। अब हमको इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह से लिखूंगा मैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन। तो फ्रॉम के बाद जो होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो फ्रॉम के बाद का इक्वेशन 2 क्या है यहां पे 1000x is equal to that is 3456 so on। और इक्वेशन 2 है 100x is equal to 345.6666 और माइनस।
तो यहाँ पे देखिए 1000 माइनस 100 दैट इज 900 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद ये सारे जीरो होते हैं, 0 0 0 सारे जीरो होते हैं। पॉइंट से पहले 6 - 5 1, 6 - 5 1, 5 - 4 1, 4 - 3 1, 3 - 0 3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 900x इज इक्वल टू 3111, क्योंकि ये पॉइंट के पास सारे जीरो होते हैं, सारे इनसिग्निफिकेंट है, यानी उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 900x इज इक्वल टू 3111। सो दैट इसको इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये 900 यहां पे मल्टीप्लाई हो चुका है, तो वहां जाकर वो डिवाइड था, 3111 डिवाइडेड बाय 900, और ये किसी नंबर से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो सकता है। देखिए 3 3 का 3 0 0, 3 1 जा 3, ये तो हो चुका है। अब यहाँ पे क्या आ चुका है 10, तो यहाँ पे एक 1 आ चुका है, 3 1 जा 3, तो इसको यहाँ पे 0 लिख दिया, 3 10 जा 30 दैट इज 1 आ चुका है, 3 10 जा 30, तो 31 - 30 का होगा 1, तो 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 11 आ चुका है, तो 11 3 में कब आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 तो ले सकते हैं, तो हमको 3 3 जा 9 ले सकते हैं, 3 3 जा 9, तो 11 - 9 का होगा 2, तो ये होगा 21, 21 3 में कब आएगा 3 7 का, तो ये बन चुका है 1037/300। क्या ये फर्दर कैंसिल हो सकता है, देखिए 3 से तो कैंसिल नहीं, 3 से ये नहीं आएगा, क्योंकि ये सम ऑफ डिजिट्स का होता है, यहाँ पे ये 3 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये और फर्दर कैंसिल नहीं होगा, ये और फर्दर कैंसिल रहता है, तो ये आ चुका है आपको सिंपल फॉर्म, यानी p/q फॉर्म हमको आ चुका है, तो ये हो चुका है रेशनल, यानी 3.456 बार की वैल्यू हो चुकी है 1037 डिवाइडेड बाय 300, यानी p/q फॉर्म में आ चुका है, तो ये रेशनल नंबर है, यानी हर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल रेशनल नंबर होता है, इसे मैंने दो प्रूफ आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका है, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज की वीडियो आपको समझ में आ चुकी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई, आप कमेंट में लिख दीजिए कि हमको ये समझ में नहीं आया, दोबारा मैं समझाऊंगा आपको ये, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।